हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण, जिसे हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं, और जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो जो हमारी शिक्षण के बिंदु हैं इस चैप्टर के, वो है हमारे संप्रेषण का अर्थ, आवश्यकता और महत्व, संप्रेषण के घटक और कारक, संप्रेषण के प्रकार और प्रभावी संप्रेषण के क्या तरीके हैं। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं संप्रेषण का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग क्या है। तो सामान्यतः संदेश एवं विचारों के आदान प्रदान को हम पारस्परिक संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण का वास्तविक अर्थ होता है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सूचनाएं एवं संदेशों को भेजना व प्राप्त करना, और उन्हें ठीक और सही अर्थ में समझना, जिस रूप में संप्रेषक चाहता है। संप्रेषण को आंग्ल मतलब अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन, अंग्रेजी भाषा में से कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस आंग्ल भाषीय शब्द का निर्माण लैटिन शब्द कम्यून से हुआ है। इसका आशय सामान्य विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान से होता है। और इस संप्रेषण शब्द में दो शब्द हैं, कौन कौन से, सम और प्रेषण। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना। सम का अर्थ है भली प्रकार और प्रेषण का अर्थ है भेजना, अर्थात संदेश और सूचनाओं को भली प्रकार प्रेषित करना, जिससे सामने वाला उस संदेश को यथावत समझ सके और उनके भाव को ग्रहण कर सके। आइए जानते हैं परिभाषा की ओर। और परिभाषा, सबसे पहले बात करते हैं पॉपलिगन्स की परिभाषा। इन्होंने कहा कि संप्रेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनिमय करते हैं कि संचार प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश के अर्थ, उद्देश्य तथा उपयोग को भलीभांति समझ लेता है। तो ये हो गई हमारी पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा की बात करते हैं क्रय के अनुसार। तो क्रय ने क्या कहा कि किसी वस्तु के विषय में समान या सहभागी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतीकों का उपयोग ही संप्रेषण है। यद्यपि मनुष्य में संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम भाषा ही है, फिर भी अन्य प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है। डॉक्टर I.P. तिवारी, इन्होंने कहा कि संप्रेषण जीवन की एक क्रिया है, इसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रेषण जीवन के साथ शुरू होता है और जीवन के अंत के साथ ही खत्म होता है। सामाजिक व्यवस्था में संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं क्या आवश्यकता है संप्रेषण की और इसका महत्व क्या है। तो शिक्षण की समस्त प्रक्रिया विभिन्न प्रकार से ज्ञान, बोध एवं समझ विकसित करने के लिए की जाती है। अतः ज्ञान की संरचना शिक्षण के सूत्र के लिए महत्वपूर्ण संरचना है। यानी कि क्या है, संप्रेषण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस लिए? ज्ञान की संरचना को सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। आइए चलते हैं आगे। उद्देश्य कथन के समय पाठ्य वस्तु को स्वाभाविक तथा तार्किक रूप में व्यवस्थित करना ही शिक्षक का कर्तव्य है। और इनको क्या करता है कि विभिन्न सोपानों के स्पष्टीकरण के पश्चात पुनः संवेद कर दिया जाता है, ताकि पाठ को संपूर्ण रूप से ग्रहण करने में विद्यार्थियों को सहायता मिले। यानी पहले पाठ योजना को हम क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े में पढ़ते हैं, उसके बाद में सभी को संश्लेषित कर देते हैं। यह विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि प्रत्येक सोपान स्वयं में पूर्ण इकाई के साथ साथ आगे आने वाले सोपान से क्या हो, संबंधित हो, अर्थात प्रत्येक सोपान अपने पूर्व सोपान से उत्पन्न हुआ हो, ऐसा प्रतीत होना चाहिए। आप जानते हैं कि छात्रों के पूर्व प्रशिक्षणार्थियों से पूछे गए प्रश्न द्वारा एक अच्छे संप्रेषण की विशेषताओं से संबंधित निम्न बिंदु। तो क्या है कि छात्र के पूर्व अनुभवों का ध्यान, यानी कि छात्र के पूर्व अनुभव का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। निर्देशात्मकता, यानी कि अच्छे शिक्षण में संप्रेषण आदेशात्मक ना होकर बल्कि निर्देशात्मक होना चाहिए। अच्छी योजना जो है बनानी चाहिए। अच्छी योजना जैसे कि संप्रेषण का विषय, समय, शिक्षोपकरण तथा इनमें प्रयोग की जाने वाली शिक्षण पद्धति आदि मिलकर एक अच्छे संप्रेषण की योजना बनाती हैं। और संप्रेषण की प्रणालीबद्ध या सुव्यवस्थित होना चाहिए।
नेक्स्ट है हमारा कि उचित पथ प्रदर्शन, यानी कि उचित पथ प्रदर्शन यहाँ पर हमें करना चाहिए। कैसे करेंगे उचित पथ प्रदर्शन? तो संप्रेषण वह शिक्षण का वह भाग है जिसमें शिक्षक के निर्देश शिक्षार्थियों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। जनतंत्रात्मकता, तो कक्षा का वातावरण क्या होना चाहिए? सामाजिक और जनतंत्रात्मक होना चाहिए। ऊंच नीच की कोई भावना वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बालकों की कठिनाइयों का निदान तो कैसे करेंगे? उपचार पूर्ण होना चाहिए, यानी कि अच्छा शिक्षण क्या होता है? उपचार पूर्ण होता है, कमियों को जानकारी प्राप्त करता है, कमियों के बारे में, उन कमियों को दूर करने के लिए उनका उपचार करता है। फिर बात करते हैं अधिगम से संप्रेषण का संबंध, यानी लर्निंग से कम्युनिकेशन का क्या रिलेशन है, यहाँ पर ये जानकारी प्राप्त करेंगे। तो किसी वातावरण के सीधे संपर्क से प्राणी अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है वही सीखना है। सीखना एक क्रियाशील प्रक्रिया है, उस पर चारों ओर के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। उसकी रुचि, झुकाव, निपुणता, योग्यता एवं शक्ति सीखने की प्रक्रिया की उपज है। अच्छे संप्रेषण में अच्छे प्रश्न का चयन कर उससे पूछना चाहिए। शिक्षण की निपुणता किसी हद तक प्रश्नोत्तर पर आधारित होनी चाहिए। तो ये था हमारा रिलेशन। अब हम बात करते हैं संप्रेषण का क्या महत्व है, यानी इम्पोर्टेंस क्या है संप्रेषण का। तो संप्रेषण जीवन पर्यंत सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें हमारी समस्त इंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, हाथ और शरीर के समस्त अंग क्रियाशील रहते हैं। संप्रेषण शिक्षण का वह भाग है जिसमें क्या है, शिक्षक के निर्देश प्रशिक्षुओं शिक्षार्थी के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। बालकों की रुचि, प्रवृत्ति और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से संप्रेषित विषय के प्रति उसकी रुचि, जिज्ञासा और ध्यान को केंद्रित करता है। संप्रेषण के द्वारा शिक्षण को रोचक, सरल बनाकर उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी और नामांकन की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा विद्यालय में बच्चों की ठहराव को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। ये सभी क्या हैं, संप्रेषण के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं और यह तभी संभव है जब संप्रेषण की भाषा शुद्ध एवं स्पष्ट हो, स्वर स्थित हो, प्रश्न सरल और स्पष्ट हो, सार्थक हो, सामयिक हो, कक्षा के वातावरण के अनुकूल हो। अब बात करते हैं फैक्टर्स की, यानी फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन का। संप्रेषण के घटक क्या हैं? तो संप्रेषण के घटक जो है वो है हमारी पहली कि यहाँ पर कम्युनिकेटर होगा, संदेश देगा, उसके बाद मीडियम होगा, माध्यम होगा, उसके बाद यहाँ पर प्रतिपुष्टि की जाएगी, फिर अचीवर इसे प्राप्त करेंगे और उस पर रिस्पॉन्स करेंगे और उसके बाद फिर प्रेषक यहाँ पर कम्युनिकेट करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेटर की, यानी प्रेषक की। तो प्रेषक एवं माध्यम की सफलता का मूलाधार संदेश है। संदेश को सामाजिक विषमता, जातिवाद, संप्रदायवाद, इन सभी से क्या करना, दूर होना चाहिए, आच्छादित होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया प्रेषक। अब हम बात करते हैं संदेश की। तो संदेश में क्या है कि संदेश से आशय पाठ्य वस्तु से है। प्रेषक ग्राही को कुछ भी सिखाना चाहता है, इस कार्य हेतु अपना जो अनुभव व ज्ञान है शिक्षण के माध्यम से प्रेषित करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संदेश कहते हैं। जैसे कि प्रेषक स्कूल, स्टेशन आदि शब्दों को लिखना व बोलना सीख पाता है या सिखाया जाता है उससे। फिर बात करते हैं मीडियम की, माध्यम की। माध्यम में क्या है कि माध्यम प्रेषक और प्रापक दोनों के बीच मेल कराते हैं। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, ओवरहेड, ये सभी क्या है, माध्यम है जो संदेश को प्राप्त कराते हैं। फिर बात करते हैं अचीवर की। अचीवर क्या है, ग्राही, यानी जो प्राप्त करता है, संदेशों को ग्रहण करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। और संप्रेषण के मुख्य 3 घटक होते हैं, संप्रेषण, संदेश और ग्राही, ये तीनों मुख्य घटक हैं। अब बात करते हैं फीडबैक की, यानी प्रतिपुष्टि की। तो जिस प्रकार अधिगम की प्रक्रिया में सीखने वाला व्यक्ति को सीखने की ओर उत्सुक करने के लिए बीच बीच में पुनर्बलन व पृष्ठपोषण यानी फीडबैक दिया जाता है, जिससे वो सीखने में क्या करते हैं, तारतम्यता, क्रमबद्धता की ध्यान की एकाग्रता बनी रहे। उसी प्रकार संप्रेषण की प्रक्रिया में भी प्रापक को समय समय पर प्रतिपुष्टि देना आवश्यक है, जिससे वह संदेश के प्रति जागरूक रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के 2 प्रकार मुख्यतः होते हैं, कौन से, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण।
शाब्दिक संप्रेषण को फिर से डिवाइड किया गया है, जो इसमें आएगा मौखिक और लिखित संप्रेषण। अशाब्दिक में आता है स्पर्श या छूकर, आँख एवं मुद्रा, वाणी एवं आवाज़ संप्रेषण। तो वैयक्तिक संप्रेषण की बात करते हैं। आप जानते हैं वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंडिविजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देते हैं, इसे वैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। और AGB मेलविन ने वैयक्तिक संप्रेषण को यहाँ पर परिभाषित करते हुए कहा कि विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों के अध्ययन में सहायता, आदेश और निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक साक्षात्कार करना वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। इसके उद्देश्य क्या हैं? पहला उद्देश्य है छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, आवश्यकताओं तथा मानसिक योग्यताओं के अनुसार शिक्षण देना, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास करना, साधारण बालकों को उनके पसंदीदा क्षेत्र में आगे बढ़ाना, क्रियाशीलता का अवसर देना। नेक्स्ट है हमारा गुण क्या है वैयक्तिक संप्रेषण के। तो इस विधि के अनुसार शिक्षक का केंद्र बालक होता है, अतः यह विधि बाल केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में बालक स्वयं करना सीखना चाहता है। यह विधि बालक को क्रियाशील बनाकर उसे अधिक ज्ञान अर्जित करने में समर्थ बनाती है। शिक्षक बालक पर अपने व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रभाव डालने में समर्थ है। यह विधि रोचक है, इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा दी जाती है। यह विधि प्रखर बुद्धि एवं मंदबुद्धि दोनों प्रकार के लिए समान है। शिक्षक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं। बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था करती हैं। वैयक्तिक शिक्षण शिक्षक के उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाकर उसे अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैयक्तिक संप्रेषण के दोष क्या हैं। तो यह विधि व्ययपूर्ण है, प्रत्येक समाज इसकी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षक का प्रबंध करना असंभव सा लगता है। अव्यवहारिक विधि है, इसमें कुछ विषय ऐसे हैं जो सामूहिक रूप से पढ़ाए जाने पर ही रोचक लगते हैं। ये सभी क्या हैं, इसकी कमियां हैं, इसके दोष हैं। अब बात करते हैं सामूहिक संप्रेषण यानी कलेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सामूहिक संप्रेषण का अर्थ कक्षा शिक्षण है। विद्यालय में एक सी मानसिक योग्यता वाले छात्रों को अनेक उपसमूह बना लिए जाते हैं। साधारणतः इनको कक्षा कहते हैं। ये कक्षाएँ सामूहिक इकाइयाँ होती हैं। तो ये हो गया हमारा सामूहिक। अब बात करते हैं इसके गुण क्या हैं। तो यह विधि सरल, सस्ती है, इसी कारण व्यवहारिक है और ये क्या व्यवहार में कुशल बनाती है बच्चों को। इस विधि में शिक्षा देने से बालकों की तर्क शक्ति, कल्पना, चिंतन इन सभी का विकास होता है। नेतृत्व के गुण आते हैं और उसमें जो है कई सारे सब्जेक्ट जैसे इतिहास, भूगोल, संगीत, कला सभी उपयोगी हैं इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा इस विधि से शिक्षण में बालकों में अनुकरण की भावना आती है, नवीन ज्ञान होता है बालकों में और यह विधि छात्रों में शिक्षण के प्रति उत्साह उत्पन्न करती है, जिससे वे सीखने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करते हैं। यह विधि बालकों की उत्तर देने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है। आइए जानते हैं कि अब इसके दोष क्या हैं। तो इसके दोष हैं कि इस विधि को बाल केंद्रित व मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनमें बालक की रुचियों, आवश्यकताओं की अवहेलना होती है। शिक्षण क्या है, व्यक्तिगत भेदों को भी यहाँ जान नहीं पाता है। समय सारणी की बात करें तो छात्र को एक संकुचित क्षेत्र में बांध दिया जाता है, छात्रों के मध्य संपर्क नहीं होता। शिक्षक तो सक्रिय रहता है लेकिन छात्र क्या है, निष्क्रिय रहता है। तो ये सभी क्या है, इसकी कमियां हैं। प्रभावी संप्रेषण के तरीके क्या हैं। तो इसके लिए क्या है कि प्रभावी संप्रेषण हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, अध्यापन आदेशात्मक न होकर बल्कि निर्देशात्मक होना चाहिए, प्रेरणास्पद होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, सुनियोजित होना चाहिए और प्रजातांत्रिक पद्धति पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। सक्रिय अध्यापन वहाँ पर होना चाहिए यानी एक्टिव टीचिंग होनी चाहिए, विषय में क्रमबद्धता होनी चाहिए, सहयोग की भावना हो और पाठ की तैयारी भी यहाँ पर की जानी चाहिए। साथ ही साथ पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए और सहायक सामग्री का समुचित प्रयोग करें और वातावरण जो हो वो फ्री हो यानी स्वतंत्र हो और आत्मविश्वास की जागृति वहाँ पर की जानी चाहिए। अध्यापन उपचारपूर्ण होना चाहिए, क्रियाशीलता एवं छात्रों को अपनी बात कहने के वहाँ पर अवसर प्रदान करने चाहिए। ये सभी हमारे क्या हैं, प्रभावी संप्रेषण के तरीके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये चैप्टर समझ में आया होगा
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और जिन लोगों को यह PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपके लिए जो चैप्टर लेके आऊँगी वो है हमारे शिक्षण के सिद्धांत। तो शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं इसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।